ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैज ने इन लाइनों में जिस दर्द को बयां करने की कोशिश की है वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये दर्द है बंटवारे का, वो बंटवारा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों का कत्ल हो गया, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। तो इस सब का जिम्मेदार कौन था? कुछ लोग बोलते हैं कि बंटवारा नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की जिद का नतीजा था, तो कुछ बोलते हैं बंटवारा जिन्ना के अलग मुल्क की जिद का नतीजा था। पर क्या इतनी बड़ी गलती का किसी एक को जिम्मेदार ठहराना सही है, या फिर सच में इन दोनों में से ही कोई एक था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? हम बताएंगे आज कुछ ऐसा जो आपको पहले नहीं बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों ने भारत के इस बंटवारे के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, पर आज हम उस आदमी के बारे में बात करेंगे जिसने इसे सबसे करीब से देखा, जो खुद न सिर्फ इस प्लान का हिस्सा था बल्कि ये प्लान ही उसका था। और इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन इस बंटवारे के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर इनकी बात क्यों मायने रखती है और कैसे ये भारत पहुंचे। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। कैलेंडर साल बता रहा था 1941 का और दुनिया दूसरा विश्व युद्ध झेल रही थी। अमेरिका अब तक मैदान जंग में कूदा नहीं था। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS इलस्ट्रस के कप्तान लुइस माउंटबेटन अमेरिका के नजदीक डेरा डाले हुए थे। पर्ल हार्बर में अमेरिकी फौजियों को दिए भाषण के बाद सवाल जवाब के दौरान एक फौजी ने उनसे पूछा कि अमेरिका कब और किस जगह से इस जंग का हिस्सा बनेगा। माउंटबेटन ने पोडियम के पीछे टंगे नक्शे को फैलाया और पॉइंटर को पर्ल हार्बर पर रख दिया। यहाँ माउंटबेटन बोले बिना किसी शक के। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा जापानी सेना औचक लड़ाई के लिए जानी जाती है। उनके मुताबिक पर्ल हार्बर के जहाजी बेड़े हवाई आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे और जापान हवाई जहाजों के लिए यह सबसे नजदीकी जगह थी। और 3 महीने बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंटबेटन को जंग और रणनीति की कितनी बारीक समझ थी। उनकी फौजी काबिलियत तो सटीक थी, पर अब उनके वायसरॉय के कार्यकाल पर बात करते हैं। लुइस माउंटबेटन ब्रिटिश हिंदुस्तान के 20वें और आखिरी वायसरॉय थे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की किताब माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 18 दिसंबर 1946 को पहली बार इंग्लैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने उन्हें भारत का वायसरॉय बनने का निमंत्रण दिया था। उस वक्त माउंटबेटन इंग्लैंड की जल सेना में बतौर रियर एडमिरल थे और दूसरे विश्व युद्ध में दक्षिण एशिया में इंग्लैंड और आयरलैंड सेनाओं के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से तैनात थे। पर अब जंग खत्म हो चुकी थी। अब उनको वायसरॉय की पदवी दी जा रही थी और वायसरॉय भी इस देश का, जिसका मतलब था दुनिया की 20% आबादी का मुखिया। ये इंग्लैंड के साम्राज्य में महारानी के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति था। तो ऐसे में जाहिर है कि इस पद का आवेदन ठुकराना बेहद मुश्किल काम था। पर एटली के प्रस्ताव से वो पशुपश में पड़ गए। ऐसा नहीं था कि वो टेंशन में इसलिए थे कि उन्हें एकदम से ये रोल दिया जा रहा था, बल्कि वो तो इस पद के लिए बेताब थे। पर असल में बात ये थी कि उन दिनों भारत में हालात बिल्कुल बदल गए थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान को आजाद करने की घोषणा कर दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलीजुली अंतरिम सरकार देश में फेल हो चुकी थी। देश में दंगे हो रहे थे। जिन्ना को पाकिस्तान और कांग्रेस को एक भारत चाहिए था। वायसरॉय लॉर्ड वेवेल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को किसी समझौते पर लाने में असफल रहे थे। तो अब ऐसे में वायसरॉय बनने का मतलब था अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाना, क्योंकि यहाँ फेल होने पर इतिहास में बदनाम होने का डर था। माउंटबेटन ऐसे जोखिमों से वाबस्ता थे। उनकी पत्नी एडविना, माँ प्रिंसेस विक्टोरिया और अन्य सलाहकारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने, क्योंकि वायसरॉय बनना उनका सपना था। और इसका खुलासा उन्होंने माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में भी किया है। वो बताते हैं कि 1921 में जब वो पहली बार हिंदुस्तान आए थे तो वायसरॉय की शान शौकत देखकर उनके जहन में ख्याल आया था और अब ख्वाब के सच होने का वक्त था, तो वो ना कैसे कर देते। हालांकि एटली को हाँ कहने से पहले माउंटबेटन ने काफी मोलभाव किया, जिनमें अपनी पसंद के अफसर, एक नया हवाई जहाज और इंग्लैंड वापस आकर नेवी अफसर के तौर पर बहाली जैसी शर्तें थी।
इटली ने हर बात मानने को हामी भर दी थी और 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन तमाम शक्तियां लेकर हिंदुस्तान आए। लॉर्ड वेवल तब हिंदुस्तान में ही थे। ये पहला मौका था निर्वर्तमान और वर्तमान वायसरॉय एक ही समय पर भारत में थे। ये प्रोटोकॉल माउंटबेटन ने ही तुड़वाया था और अब इसके बाद हिंदुस्तान की तकदीर उन्हीं के हाथों लिखी जानी थी। जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात 1946 में मलेशिया में हो चुकी थी और वो उन्हें एक शानदार व्यक्तित्व का आदमी मानते थे। सबसे अहम बात, वो ये जान गए थे कि अगर उन्हें भारत में सफलता प्राप्त करनी है तो महात्मा गांधी को अपने साथ लेकर चलना होगा। और गांधी से मोलभाव करने से पहले उन्होंने उनके बारे में वो सब जान लिया था जो शायद गांधी खुद अपने बारे में नहीं जानते थे। बताया जाता है कि माउंटबेटन गांधी से हर हफ्ते के सोमवार के दिन मिलते थे। ऐसा इसलिए कि उस दिन गांधी का मौन दिवस होता था। दरअसल माउंटबेटन को लगता था कि गांधी से बात बहस कर उन्हें बंटवारे के लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा। उधर गांधी भी कम होशियार नहीं थे। वो अपने साथ पुराने लिफाफे रखते थे और माउंटबेटन के हर सवाल का जवाब लिख कर देते थे। माउंटबेटन इस बात से इतने प्रभावित हुए कि ये लिफाफे उन्होंने ताजिंदगी संभाल कर रखे। भारत में उन दिनों गृहयुद्ध के हालात थे। माउंटबेटन को ये जल्द ही समझ में आ गया था कि इनसे निपटने के लिए जल्द ही फैसला लेना होगा। उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत वायसरॉय की जिंदगी और कार्यशैली की चमक धमक को दोबारा शुरू किया। इसके जरिए वो भारतीय नेताओं को इम्प्रेस करना चाहते थे, जिससे बातचीत में उनका पलड़ा भारी रहे। दूसरी तरफ वो एक सादा दिल इंसान भी नजर आते थे। बिना किसी सुरक्षा के परिवार के साथ सुबह सैर पर जाना, नेहरू के घर बिना किसी हिचक के खाने के लिए चले जाना और आम जनता से मिलने को उन्होंने आदत में शुमार कर लिया। इस दोहरी रणनीति ने अपना असर दिखाया और वो पहले वायसरॉय से अलग नजर आने लगे। भारत रवाना होने से पहले माउंटबेटन ने क्लेमेंट एटली से जोर देकर कहा था कि उनके कार्यकाल की तारीख निश्चित की जाए। उन्होंने 30 जून 1948 को ट्रांसफर ऑफ पावर की बात सुझाई, जो मान ली गई। माउंटबेटन ने आने से पहले और बाद में समझ लिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना कितना भी सुनिश्चित क्यों ना हो, उन्हें समझाना लगभग नामुमकिन था। माउंटबेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जिन्ना एक अड़ियल नेता थे जिनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। जी हाँ, वो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद को ही बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया और मई 1947 में वो परिवार के साथ शिमला गए और जवाहरलाल नेहरू को भी अपने साथ ले गए। वहीं उन्होंने नेहरू को वो मसौदा दिखाया जिसे ब्रिटिश संसद मंजूर करने वाली थी। दरअसल माउंटबेटन चाहते थे कि नेहरू इस प्लान को देख ले और अपने मुताबिक इसमें तब्दीली कर ले। नेहरू ने ऐसा ही किया। इंग्लैंड की सरकार ने जब इस पर मंजूरी दे दी तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने ये प्लान पेश किया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। बताते हैं कि उन्होंने गांधी से कहा कि वे जैसा चाहते थे ये लगभग वैसा ही है, बल्कि इसे गांधी प्लान कहा जाए तो ज्यादा मुफीद रहेगा। प्लान के तहत मुल्क के 2 हिस्से होने थे। दोनों को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाना था। बंगाल और पंजाब के टुकड़े किए जाने थे। राजे रजवाड़े को उनके स्वतंत्र रहने का या विलय करने की छूट दी जानी थी। माउंटबेटन यही नहीं रुके। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा देश छोड़ने की बात कहकर सबको हैरत में भी डाल दिया था। 21 जून 1948 को माउंटबेटन और एडविना इंग्लैंड चले गए। जैसा तय हुआ था, उन्हें ब्रिटिश नेवी का अफसर बनाया गया और 1956 में वो इसके सबसे बड़े अफसर एडमिरल ऑफ फ्लीट बनाए गए। इस तरह से इंग्लैंड के इतिहास में वो अकेले शख्स हैं जो वायसरॉय और एडमिरल ऑफ फ्लीट रहे। अब माउंटबेटन के इस नजरिए से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।